Good morning, students. Myself, अखिलेश कुमार कांठेड़, शॉर्ट में AKK, अखिलेश कुमार कांठेड़, डायरेक्टर न्यूक्लियस एजुकेशन, और मैं आपको यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। जैसा कि आप सबको पता है कि कोटा के अंदर या न्यूक्लियस एजुकेशन के अंदर केमिस्ट्री जो है हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उनके लिए सेपरेट टीचर्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हैंडल करता हूँ, तो मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। और जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात करें तो लास्ट 17 ईयर्स से मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो जब से कॉलेज से पास आउट हूँ तब से यही मेरा एक्सपीरियंस है, और इन सालों में बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है, तो वो एक्सपीरियंस जो मेरा है मैं आप सबके सामने यहाँ पर रखूँगा। जहाँ तक हम बात करें केमिस्ट्री की, तो जैसे मैंने कहा था कि केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आई थिंक ये तो सभी को पता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। जैसे आई थिंक सभी को पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं अदर देन कार्बन, हम उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट वी स्टडी इन फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली, बिकॉज कार्बन और उसके कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर लिया, बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे थे उनको हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर लिया। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं। लाइव चैट पर मैं आपके कमेंट्स देख सकता हूँ, तो आप अपने कमेंट्स लिखिए। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स, आप लाइव चैट पर केवल जो रिलेवेंट कमेंट्स हैं वो ही करें, इररिलेवेंट कमेंट ना करें। जैसा जब भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप करता हूं तो लाइव चैट पर आप उन्हीं कमेंट्स को पुट करें। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है मेरा, वापस से सुन लीजिए। व्हाट वी स्टडी इन फिजिकल केमिस्ट्री। आप अपने कमेंट्स लाइव चैट पर लिख सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मैं रिप्लाई करूँगा। अगर जो स्टूडेंट्स ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि ईयरफोन में केवल एक साइड से ही, एक फ़ोन से ही आवाज़ आएगी, दोनों से नहीं आ पाएगी। ये कुछ टेक्निकल इश्यू है, तो आप कोशिश करिए उसी से सुनने की, या फिर आप ईयरफोन हटा के सुन सकते हैं। गुड, मेरे पास कुछ कमेंट्स आने लगे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड्स, फिजिकल कंडीशन रिक्वायर्ड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, लॉज ऑफ केमिस्ट्री एंड मॉडल ऑफ एटम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कृपया करके आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ना लिखें, जो मैं पूछ रहा हूँ वही हम लिखें। न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, वेरी गुड। कैलकुलेशन ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स, वेरी गुड। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मॉल कॉन्सेप्ट तो हम करेंगे, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में क्या केवल मॉल कॉन्सेप्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी बहुत कुछ हम स्टडी करने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द माधव, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, वेरी गुड। नयन कुमार, रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स। पुरुषोत्तम, मैथमेटिक्स कंबाइंड विथ केमिस्ट्री, वेरी गुड। सुमित कुमार, थर्मोडायनेमिक्स। चंदन कुमार, डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्या हम स्टडी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसा आप लोगों ने कहा, ठीक है ये तो हम पढ़ते ही हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात करें या न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की बात करें, लेकिन जो बेसिक पर्पस है फिजिकल केमिस्ट्री का, इसे आप कह सकते हो, ये बेसिकली ये जो पार्ट है केमिस्ट्री का, उसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पर हम केमिस्ट्री के अंदर मैथमेटिकली ही डील करते हैं।
जैसा कि आप इनऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर डिस्कस करते हो कि कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है वो कोई स्टेबिलिटी का होता है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, लेकिन वही रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये हम यहाँ पर मैथमेटिकली कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको यूज़ करते हुए हम बताते हैं। तो मैथमेटिकली हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है आपको कि मैथमेटिकली कैसे डिसाइड कर सकते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो बेसिकली इट इज़ द मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का मैथमेटिकल पार्ट है। तो यहाँ पर हम इसके लिए कुछ लॉज, प्रिंसिपल्स, ये सब हम यूज़ करेंगे। बहुत सारे लॉज है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ मास एक्शन, एवोगैड्रो लॉ, तो बहुत सारे लॉज हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ नोट डाउन बेसिकली हम फिजिकल केमिस्ट्री में क्या डिस्कस करते हैं। तो लिखे यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री। आप सभी के पास पेन और रजिस्टर होना चाहिए, एक नया रजिस्टर हो जिसके अंदर आपको ये लिखना है। उसमें आप सबसे पहले यही लिखेंगे ऊपर हेडिंग फिजिकल केमिस्ट्री, और फिर उसके बाद आपको लिखना है दिस डील्स विथ लॉज एंड प्रिंसिपल्स which govern a chemical and phase change, which govern a chemical and phase change, right? तो इसमें अलग अलग तरह के प्रिंसिपल्स होंगे, लॉज होंगे, जिसके थ्रू हम बताएंगे कि कौन सा चेंज होगा, कौन सा चेंज नहीं होगा। इवन अगर वो हो रहा है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट्स में कंप्लीट होगा या 5 ईयर्स में कंप्लीट होगा। अगेन हमें ये भी पता है कि बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो स्टार्ट तो हो जाते हैं, लेकिन किसी को कंप्लीट, कोई 10% कंप्लीट होता है, कोई 50% कंप्लीट होती है, कोई रिएक्शन 90% कंप्लीट होती है। तो उन रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में हैं, वो बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का क्या ऑब्जेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कवर करने वाले हैं। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट पूछा है, फेज चेंज, इट इज फेज चेंज। एक बार मैं वापस से स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं, व्हाट वी स्टडी इन फिजिकल केमिस्ट्री, दिस चैप्टर दिस डील्स विथ फिजिकल केमिस्ट्री deals with laws and principles which govern a chemical and phase change. Thank you Neha Tak. करेक्ट। संतोष मिश्रा, आप चैट पे भी देख सकते हो, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप वहां से भी नोट कर सकते हो। ओके, तो अब यहां पर जस्ट एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में कवर करने वाले हैं। तो यहां पर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मॉल कॉन्सेप्ट से। सेकंड टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अगर हम एनसीईआरटी देखें तो ये दोनों एक ही चैप्टर के अंदर है, जिसे हम कहते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट, एक ही चैप्टर है ये। देन थर्ड आइडियल गैस। फोर्थ टॉपिक विल बी रियल गैस। अगेन एज पर 11th क्लास एनसीईआरटी ये एक ही चैप्टर काउंट होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से ये एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर है। आइडियल गैस एंड रियल गैस एनसीईआरटी के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से है। देन नेक्स्ट चैप्टर विल बी एटॉमिक स्ट्रक्चर,
जहाँ पर हम एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है वो किस तरह से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन सिक्स्थ वन, आफ्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर वी विल डिस्कस केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। देन इसी से रिलेवेंट एक और पार्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम। अगेन मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी के अंदर ये दोनों जो टॉपिक्स है वो एक ही साथ है, इक्विलिब्रियम के नाम से एक ही टॉपिक काउंट होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर अगेन हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देन आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। redox reaction and equivalent concept. Then after that थर्मोडाइनमिक्स। अभी आप ये मत सोचिए कि इन चैप्टर्स के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जब ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन चैप्टर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जस्ट अभी मैं आपको एक लेआउट दे रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि हम कवर करने वाले हैं। देन थर्मोडाइनमिक्स, आफ्टर दैट थर्मोकेमिस्ट्री, अगेन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये भी एक ही चैप्टर है, एनर्जेटिक्स के नाम से एक ही टॉपिक काउंट होता है, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। आफ्टरवर्ड सॉलिड स्टेट, पहले ये टॉपिक 12th एनसीईआरटी में था, अब इसको 12th से 11th में शिफ्ट कर दिया गया, तो सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। आफ्टरवर्ड्स रेडियो एक्टिविटी। यस, मैं आपको बता दूं ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट जेईई एडवांस के सिलेबस में ये आता है, तो ये भी हम स्टडी करेंगे। दो ये रेडियो एक्टिविटी जो है केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिजिक्स की एनसीईआरटी में है, तो ये दोनों जगह का पर्पस सॉल्व करता है, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। आफ्टर रेडियो एक्टिविटी नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देन आफ्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नेक्स्ट टॉपिक लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है आपको नीचे नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, लास्ट फाइनल सरफेस केमिस्ट्री। इन टॉपिक्स की सीक्वेंस जो है ये हम कुछ चेंज कर सकते हैं, बट मोर और लेस सीक्वेंस हम यही रखते हैं, तो इसी सीक्वेंस में हम इन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। कुछ जगह पर चेंज होगा वो आपको बाद में पता चल जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से। तो यहां पर प्लीज जब मैं आपसे कहूं वही स्टेट उन्हीं क्वेश्चंस का आप आंसर लिखें। अगर आपको कुछ डाउट है तो वो डाउट आप अभी एज सच मैंने आपको कुछ नहीं बताया है, तो अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ बस आप इन फर्स्ट पेज पर इन चैप्टर्स के नाम लिखें। आपके रजिस्टर के फर्स्ट पेज पर इन चैप्टर्स के नाम होने चाहिए। और फिर से मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करने वाले हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ टॉपिक्स आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करोगे और कुछ टॉपिक्स जो है आप इनऑर्गेनिक के अंदर स्टडी करोगे। तो ये कंप्लीट केमिस्ट्री नहीं है, ये केमिस्ट्री का केवल फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो आपके फर्स्ट पेज पर आपके रजिस्टर में ये सारे टॉपिक्स होने चाहिए, ठीक है।
गुड। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। मोल कॉन्सेप्ट। मोल क्या है ये हमें पहले समझना होगा, लेकिन इस वर्ड को समझने के लिए मैं कुछ छोटी छोटी सी और टर्म्स यूज़ करूँगा। तो मुझे लगता है कि पहले हमें उन बेसिक टर्म्स का भी आइडिया होना चाहिए, जो कि बहुत ही बेसिक है, हम लोग उसे यूज़ करते आए हैं, तो मैं सबसे पहले उसी को यूज़ करूँगा। तो बेसिकली हम कहते हैं यूनिवर्स क्या, यूनिवर्स जो है इज़ मेड अप ऑफ टू थिंग्स, मैटर एंड एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी। तो पहले अभी हम यहां पर बात करें मैटर की, मैटर वर्ड यूज कर सकते हो या सब्सटेंस। तो सब्सटेंस एंड एनर्जी। अभी हम बात करेंगे सब्सटेंस की। सब्सटेंस भी आप बोल सकते हो, मैटर भी वर्ड यूज किया जा सकता है। नाउ सब्सटेंस को हम अलग अलग तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो एक लाइन लिखे यहां पर, ए सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इन टू, सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इन टू अब अलग अलग तरीके हैं। फर्स्ट वन सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक सब्सटेंस को आप इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जनरली अगर हम देखें तो ये बड़ा ही सिंपल सा एक क्वेश्चन लगता है कि सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, गैस कौन सा है। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो क्लासिफिकेशन है, कोई सा भी क्लासिफिकेशन हम करते हैं यहाँ पर या किसी और जगह पे भी, ये क्लासिफिकेशन जो है, अगर हम कुछ सिंपल से एग्जांपल्स देखें तो बड़े ही सिंपल से साउंड करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इनकी डेप्थ में जाते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज वहाँ पर आ जाती है। खैर अभी हम उन कंट्रोवर्सीज की बात नहीं करेंगे राइट नाउ। अगर मैं आपसे कहूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ठीक है, आप कह सकते हो एयर जो है वो एक गैस का एग्जाम्पल है, वाटर जो है वो एक लिक्विड का एग्जाम्पल है, आयरन जो हो गया, पत्थर जो है वो एक सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो ये बड़े सिंपल से केसेस है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इवन इनकी डिटेल डिस्कशन भी हम स्टेट्स ऑफ मैटर में करेंगे। तो अभी तो एक सिंपल सा पार्ट कि हाँ सब्सटेंस को हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में कैटेगराइज कर सकते हैं। देन सेकंड एक और क्लासिफिकेशन पर आते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। अगेन एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या है, तो कह सकते हो बहुत ही एक बेसिक सा पार्ट है। एलिमेंट्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट के अंदर केवल एक ही तरह के सारे एटम्स होंगे, जैसे एग्जाम्पल्स O2, O3, इवन डायमंड, आयरन, ये सब एलिमेंट है क्योंकि इनके अंदर एक ही तरह के एटम्स हैं। कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड के अंदर विच कंसिस्ट ऑफ टू और more
atoms of different elements which consist of two or more atoms of different elements. एग्जाम्पल कंपाउंड्स के H2O, CO2, NaCl, KBr, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स होने चाहिए, तो इन्हें हम कहते हैं कंपाउंड्स। राइट तो ये तो बात हुई एलिमेंट्स और कंपाउंड। ये एक तरीका है इनको कैटेगराइज करने का। राजू महाजन, यस, जो आप ये लिख रहे हो प्लाज्मा, BEC, बोर आइंस्टाइन और ये सब भी है पार्ट, बट अगेन मैं आपसे कहूँगा कि अभी जो हमारा डिस्कशन है वो जस्ट एलिमेंट्री लेवल पर है, और इस एलिमेंट्री लेवल पर जब हम डिस्कशन की बात करते हैं तो हाँ जनरली हम यही बोलते हैं कि सब्सटेंस की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा ठीक है आप बहुत सारे केसेस बना सकते हो, प्लाज्मा, कोलाइडल, बोर आइंस्टाइन, तो अभी हमें उनकी हम बात नहीं करें। इस क्लासिफिकेशन को हम बहुत ही बेसिक सा रख रहे हैं। तो सेकेंड टाइप एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, यहाँ पर अभी मैं उन्हीं टर्म्स को यूज़ करूँगा जो आगे हम इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। मैं उन्हीं को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ये वर्ड्स अगर मैं यूज़ करूँ तो इनमें कोई कन्फ्यूज़न हमें ना हो। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड की डेफिनेशन यहाँ पर, देन इसी में आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप पर आते हैं। थर्ड टाइप एटम, मॉलिक्यूल, और समटाइम्स हम एक को टर्म यहां पर यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट। ये एक और तरीका है, इनकी भी हमें डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। एटम वर्ड आई थिंक बहुत ही क्लियर है, इसकी एज सच कुछ डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। एटम सिंपल सा ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, एक सिंगल अनडिविजिबल, अनडिविजिबल अनडिविजिबल या सिंपली आप ऐसे लिख दीजिए अनडिविजिबल स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का सबसे छोटा सा स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्ट। अनडिविजिबल मतलब अगर आपने उसको फर्दर डिवाइड कर दिया तो फिर वो एलिमेंट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सर हम एटम को भी तो डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके अंदर, अगर ऐसा हमने कर दिया तो फिर वो एटम जो है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा। तो यहाँ पर हम एटम के लिए ही कहते हैं कि हाँ उसकी बेसिक पार्ट इसमें रहना चाहिए। तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटम, उसको आप फर्दर डिवाइड करोगे तो फिर वो ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, ये हो गया एटम, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम। मॉलिक्यूल की बात करते हैं। मॉलिक्यूल की बात अगर हम करें तो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और more atoms held together by covalent bond। वापस से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं जो मैंने यहां पर लिखा है।
लाइक SO2, CO2। यस, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, CO2 एक कंपाउंड भी है, CO2 एक मॉलिक्यूल भी है। ये आप ध्यान रखिए, कंपाउंड भी है और ये मॉलिक्यूल भी है। SO2 CO2 आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। ये वर्ड थोड़ा नया है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है आपको नहीं पता, बट बॉन्डिंग के अंदर आप पढ़ोगे तो कुल मिला के अभी आप इससे ये सोचे कि हाँ, हेल्ड टुगेदर जो आपस में कंबाइंड है। एग्जैक्टली कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं ये आप बाद में स्टडी करोगे। ये फॉर्मूला यूनिट से कैसे डिफरेंट है उसकी अगर हम बात करें तो यहां पर मैं आपको अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉर्मूला यूनिट के अंदर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जैसे NaCl, KCl। एक NaCl अगर आपके पास है तो उसमें बहुत सारे Na+ और बहुत सारे Cl आयन जो है वो एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, लेकिन एक सिंगल Na+ और Cl आयन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। जब भी कहीं आप NaCl देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे Na+ और Cl आयन जो है प्रेजेंट होंगे, तभी हम उसे एक तरह से जो नॉर्मली हम कहते हैं सॉल्ट है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इंडिपेंडेंट एक Na+ और एक Cl आयन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन एक CO2 मॉलिक्यूल सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज उसी तरह से रहेगी। एक सिंगल SO2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज उसी तरह से रहेगी। तो मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बेसिकली यही है कि इसके एक सिंगल यूनिट भी एग्जिस्ट करती है, जबकि यहाँ पर अगर हम देखें फॉर्मूला यूनिट की तो इसकी एक सिंगल यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती है। जनरली अगर हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट। लाइक एग्जांपल में यहाँ पर लिख रहा हूँ NaCl, KBr, इन्हें हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। और आगे चल के मैं आपको बता दूं कि इवन आगे एक वर्ड हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं के लिए वर्ड यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर मास। अगर कोई फॉर्मूला यूनिट है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फॉर्मूला मास। तो ये भी एक डिफरेंस है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास कि हाँ NaCl एक फॉर्मूला है तो इसका जो मास होगा उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला मास। राइट, चलिए मैं आपके कुछ स्टेटमेंट्स देख लेता हूं ताकि अगर कुछ डाउट्स है तो उसको मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। एक विक्रम कुमार का कमेंट है, आयनिक कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल होता है। तो मेटल से एक अलग कैटेगरी है जिसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है, आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड। नेहा टाक, आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक्स हम टोटल फिजिकल केमिस्ट्री के, इसमें से कुछ टॉपिक्स हम 11th में कवर करेंगे और कुछ टॉपिक्स हम 12th में कंप्लीट करेंगे। हाँ, पद्माक्ष का एक अच्छा सा क्वेश्चन आया। अब आप रिवर्स वे में जाके सोचोगे तो इनका काफ़ी अच्छा क्लियरिटी आएगी। जैसे एक क्वेश्चन है O2 क्या है। O2 को अब हम इनमें से किस किस कैटेगरी में पुट कर सकते हैं, चलिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। O2 मेरे पास टोटल बहुत सारी कैटेगरी, एलिमेंट्स, कंपाउंड, एटम, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला यूनिट। मैं यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूं कि कोई ज़रूरी नहीं कि O2 को हम केवल किसी एक कैटेगरी में पुट करें, वो यहाँ पर एक से ज़्यादा कैटेगरी में भी आ सकता है। तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं कि O2 ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, आप लाइव चैट पर कमेंट लिख सकते हैं। O2 को हम यहाँ पर किस किस कैटेगरी में पुट कर सकते हैं। राघव, अभी समझ में आ जाएगा, मैं उसी चीज को वापस से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। O2, हाँ राघव कमेंट कर सकते हो आप। O2 को आपको क्या लगता है हमें किस कैटेगरी में पुट करना चाहिए। वेरी गुड, ऋषभ का स्टेटमेंट आया है लेकिन वो सही नहीं है। एटम और एलिमेंट, O2 एटम नहीं है।
राइट, पुरुषोत्तम शर्मा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, करेक्ट। एलिमेंट्स और कंपाउंड नहीं, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल। बहुत सारे कमेंट्स हैं तो उनको रीड करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो कमेंट्स बहुत सडनली मूव कर रहे हैं। तो जब तक मैं किसी एक कमेंट को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं तो यस, आयुष राज, एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल, करेक्ट, एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल। अब एक और किसी ने स्टेटमेंट लिखा, गैस एलिमेंट, ये वर्ड्स ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको। एलिमेंट्स के लिए हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो गैस होना चाहिए, वो गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, तो बी प्रिसाइज। तो O2 जो है वो एक एलिमेंट भी है और O2 जो है वो एक मॉलिक्यूल भी है। चलिए एक और एग्जांपल के लिए अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, NaCl, NaCl क्या है? क्वेश्चन मेरा क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर NaCl, हर्ष टॉक, आपने लिखा ऑक्सीजन इज ए केमिकल एलिमेंट। फिर से मैं यही कहूंगा कि केमिकल वर्ड आगे लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप लिखिए ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उसके आगे और किसी एडजेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यहां पर अब अगर हम NaCl की बात करें, राइट, गुड, चंदन कुमार, मेरी स्क्रीन पर स्टेटमेंट्स बहुत फ्रिक्वेंटली शिफ्ट हो रहे हैं तो मुझे रीड करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं नाम और स्टेटमेंट को नहीं रीड कर पा रहा हूं। तो NaCl की चलिए बात करते हैं। NaCl डेफिनेटली एक कंपाउंड है NaCl, तो NaCl एक कंपाउंड है और साथ साथ में NaCl जो है उसका आप क्या कह सकते हो, फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट कह सकते हो उसको। बेसिकली वो एक आयनिक कंपाउंड है, या राइट नाउ आप उसके लिए फॉर्मूला यूनिट वर्ड यूज कर सकते हो। वेरी गुड। NaCl मॉलिक्यूल नहीं है, NaCl जो है वो मॉलिक्यूल नहीं है। Why NaCl can't exist alone? बेसिकली जब एक आयनिक कंपाउंड आप लेते हो तो उसमें क्रिस्टल बनता है, उसमें बहुत सारे Na+ और Cl अपने आप को अरेंज करते हैं। एक Na+ के अराउंड बहुत सारे Cl होते हैं और एक Cl के अराउंड बहुत सारे Na+ आयंस होते हैं, तब जाके वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। तो उसी तरह से अब एक अगर आप केवल एक सिंगल Na+ और Cl को आप रखोगे तो एक सिंगल Na+ और Cl का कोई स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। इसीलिए जो नॉर्मल हम सॉल्ट देखते हैं NaCl, उसके अंदर बहुत सारे Na+ और Cl होते हैं, तब जाके वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए एक सिंगल Na+ या Cl हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एक सिंगल CO2 मॉलिक्यूल को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक सिंगल SO2 मॉलिक्यूल को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये एग्जिस्टेंस पर है कि क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसको एक सिंगल यूनिट को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन NaCl के एक सिंगल यूनिट को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जितने भी आयनिक कंपाउंड है आप कह सकते हो कि उनको हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। NaCl, KBr ये सब फॉर्मूला यूनिट है। जबकि अगर आप एक NaCl लोगे तो उसमें बहुत सारे Na+ और हमेशा बहुत सारे Cl आयन होंगे। लेकिन अगर मैं CO2 की बात करूं तो हो सकता है मेरे पास एक ही CO2 मॉलिक्यूल हो जिसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम हो। राइट, चलिए अब इसी के अंदर एक और टर्म मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं जो कि जनरली कंफ्यूज करती है। इन्हीं के अलावा यहां पर एलोट्रॉप्स, विक्रम कुमार, अभी आयनिक और कोवलेंट की हमने बात नहीं की है तो इसलिए बहुत ज़्यादा उस पार्ट पर नहीं चाहिए। मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है उसी पर हम रहें और इन एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हम इसको चेक करें। एलोट्रॉप्स, आई थिंक आप सभी लोग इस टर्म से फेमिलियर हो। एलोट्रॉप्स एग्जाम्पल्स आई थिंक बहुत इजीली हमारे माइंड में आते हैं, जैसे डायमंड और एंड ग्रेफाइट। ये हम सबको पता है कि एक डायमंड एंड ग्रेफाइट ये एलोट्रॉप्स का एक एग्जाम्पल है। ये दोनों एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं। और भी एग्जाम्पल्स आपको पता है, जैसे सल्फर की मैं बात करूं तो रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, ये भी एलोट्रोपिक फॉर्म है। रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। उसी तरह से फॉस्फोरस की भी अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, वो भी आप सबको कुछ को पता है। खैर अभी हम इस पार्ट पर नहीं जा रहे हैं कि किसकी कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म होती है या आपको सारे एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, नहीं। अभी हमारा मेन पार्ट वो नहीं है। अभी हमारा पर्पस जो है इसे डिफाइन कैसे किया जाता है। आई थिंक इनमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं। क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, क्या O2 और O3, O2 और O3, ऑक्सीजन एंड ओजोन, क्या ये एक दूसरे के एलोट्रॉप्स है या नहीं? क्या ये एक दूसरे के एलोट्रॉप्स है या नहीं है? क्वेश्चन O2 एंड O3 के लिए है। क्या ये एलोट्रोपिक फॉर्म है? संतोष मिश्रा नो, नो। विकास, तो मिक्स स्टेटमेंट्स हैं, बहुतों का कहना है यस और बहुतों का कहना है नो। बट मैं आपको बता दूं, फाइनली आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूं। यस, O2 और O3 भी एलोट्रॉप्स हैं। O2 और O3 भी एलोट्रॉप्स हैं। हाँ, लेकिन यहीं पर फिर से क्वेश्चन एक और आता है। पहले मैं वो क्वेश्चन आपको एक और पुटअप करूंगा, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। क्या ऑक्सीजन एटम और O2, क्या ये दोनों भी एलोट्रोपिक फॉर्म है? अच्छा, मैंने चलिए, हम थोड़ा लगता है बोर्ड से थोड़ा इस तरफ चले गए, तो मैं इस चीज़ को वापस से यहाँ पर लिख रहा हूँ। O2 O3। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ऑक्सीजन एटम और O2, क्या ये
सौमित्र नायक, यस आपका स्टेटमेंट सही है। ये दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं है, लेकिन ये दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो अब यहां पर कंफ्यूजन होता है। बेसिकली ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसे हम क्लियर कर सकते हैं। तो अब मैं यहां पर आपको एलोट्रोपिक फॉर्म की डेफिनेशन लिखा रहा हूं। एलोट्रोप्स किसे कहते हैं, तो लिखिए यहां पर, फिर मैं स्टेटमेंट भी आपको लिखवा दूंगा। एलोट्रोप्स की डेफिनेशन, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग। नोट डाउन, यस आपके वाई का ही मैं आंसर दे रहा हूं। एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। ना अब इससे कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, तो O2 में भी कुछ बॉन्डिंग है, O3 में भी बॉन्डिंग है, लेकिन अलग तरह से है, बॉन्ड अलग, स्ट्रक्चर अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे के एलोट्रोप्स है। लेकिन ऑक्सीजन एटम में कोई बॉन्ड नहीं है, ये एक सिंगल एटम है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ऑक्सीजन एटम में कोई बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए ऑक्सीजन और O2 जो है वो एलोट्रोप्स नहीं है, ये एक दूसरे के एलोट्रोप्स नहीं है। ग्रेफाइट और डायमंड, ग्रेफाइट में अलग तरह का बॉन्ड है, बॉन्ड अरेंजमेंट है, डायमंड में अलग तरह का बॉन्ड अरेंजमेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के एलोट्रोप्स है। लेकिन अगर मैं यही आपसे पूछता हूं कि ग्रेफाइट और कार्बन गैस, ग्रेफाइट और कार्बन गैस या डायमंड और कार्बन गैस, क्या ये एक दूसरे के एलोट्रोप्स हैं, तो नहीं। डायमंड और ग्रेफाइट एलोट्रोप्स हैं, लेकिन डायमंड और कार्बन गैस ये एलोट्रोप्स नहीं है। तो यहां पर ये एलोट्रोप्स नहीं है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, रिलेवेंट कमेंट ही लिखिए। अगर इररिलेवेंट कमेंट अगर आप कोई लिख रहा है तो मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा। जो मैं क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं वही वो लिखें। फुलरीन बार बार आ रहा है, अभी मेरा वो डिस्कशन नहीं है। यस फुलरीन आप कह सकते हो, वो भी कार्बन का एक एलोट्रोप है। फिर से मैं ये कहूँगा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम एलोट्रोप्स को समझना है, और कितने एलोट्रोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्लियर रखें, O2 और O3 एलोट्रोप्स है, लेकिन ऑक्सीजन एटम और O2 एलोट्रोप्स नहीं है। डायमंड और ग्रेफाइट एलोट्रोप्स हैं, लेकिन डायमंड और कार्बन गैस जो है वो एलोट्रोप नहीं है। हर्षटाक आपका आंसर सही है। ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन आर एलोट्रोप्स आपका, क्योंकि उन सब में अलग अलग तरह की बॉन्डिंग है, तो वो सही आंसर है। तो यहां पर ये मैंने आपको टर्म्स एक्सप्लेन की है, एटम, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला यूनिट, एलिमेंट, कंपाउंड एंड एलोट्रोप्स। एज ए होमवर्क चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, आपको घर पर इसको लिखना है, अभी नहीं सॉल्व करना है, बाद में आप सॉल्व करेंगे। राइट 5 examples of
each category माधव, कोक जो होता है वो कार्बन की प्योर फॉर्म नहीं होती है, उसमें इम्प्योरिटीज होती है। तो कार्बन की जो प्योर फॉर्म होती है वो ग्रेफाइट और डायमंड ही है। रिदिता शर्मा, आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे। राघव छाबड़ा, आइसोटॉप्स क्या होते हैं वो पहले पता करो। ना तो ये वर्ड मैंने यूज़ किया है ना इससे रिलेवेंट है, उनका बिल्कुल अलग मीनिंग होता है। हर्ष गुप्ता, क्लासेस के टाइम मैसेज आपको मिल रहे होंगे, फिर से कहूँगा रिलेवेंट मैसेज ही ग्रुप में डालें। पद्माक्ष, जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको यहाँ पर लिखवाई है वही डेफिनेशन हम यूज़ करें। समीक्षा का एक और, चलिए लास्ट टाइम मैं आपको फॉर्मूला यूनिट और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर्मूला यूनिट लास्ट टाइम मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो आप ये वापस से जो है आप लेक्चर को जब कंप्लीट हो जाए तो वापस से आप सुन सकते हैं। फॉर्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उन आयनिक कंपाउंड, जैसे हम कह सकते हैं कोई भी आयनिक, NaCl हो गया, KBr हो गया, अगर आप ये सब्सटेंस आप लेते हो तो इसमें बहुत सारे Na+ और बहुत सारे Cl आयन होंगे। आप एक Na+ और एक Cl आयन से आप जो NaCl यूज़ करते हो उसको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। बट जैसे मैंने कहा एक CO2 मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ वही रहती है, चाहे बहुत सारे CO2 मॉलिक्यूल हो चाहे एक हो। लेकिन NaCl जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ आप तभी ऑब्जर्व कर पाओगे जब वो बहुत सारे वहाँ पर Na+ और बहुत सारे Cl आयन होंगे। राइट, तो क्वेश्चन पर आता हूँ। राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच कैटेगरी। राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच कैटेगरी। फर्स्ट वन एलिमेंट्स, इसके 5 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। सेकंड कंपाउंड, इसके भी 5 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। थर्ड एटम्स, ये बहुत सिंपल है, एटम, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, कार्बन एटम, इसी तरह से ही लिखना है आपको, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। फोर्थ मॉलिक्यूल, फिफ्थ फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट। तो इन सब के आपको 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। राइट, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे इन एग्जाम्पल्स को। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए ये तो एक जनरल डिस्कशन था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था मोल कॉन्सेप्ट, मोल वर्ड पर आने से पहले हमें एक और बेसिक पार्ट पर आना होगा। एक और टर्म जो हम इस चैप्टर के अंदर यूज करते हैं, एटॉमिक वेट। ये एटॉमिक वेट क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। हाँ, लेकिन सबसे पहले तो कन्फ्यूजन यहीं पर आ जाता है कि ये सर एटॉमिक वेट होता है या मास होता है, क्या होता है ये? तो मैं आपको बता दूं, जो हम नॉर्मली बात करते हैं वेट और मास, अगर आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। वेट जो होता है वो m×g होता है, और जो ये इसमें m होता है उसे हम कहते हैं मास। राइट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वेट जो होता है m×g होता है, और जो इसके अंदर m होता है
वो होता है मास। हाँ, लेकिन डेली नॉर्मल डिस्कशन में अगर हम देखें तो हम वेट या मास इसको कहीं पर भी यूज़ कर लेते हैं, हम इसमें कुछ डिफरेंस नहीं करते, जबकि डिफरेंस होना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका वेट कितना है, तो आप कह देते हो 50 या 55 या 60। ज़रा सोच के देखिए, क्या ये आपका वेट है जो आपने 50 किलोग्राम, 55 किलोग्राम या 60 किलोग्राम बताया है? तो नहीं, ये आपने अपना वेट नहीं बताया, आपने अपना मास बताया है। आप 50 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, ये आपका वेट नहीं, ये मास है। अगर वेट निकालना है तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर यही मैं आपसे पूछूं कि आपका मास कितना है, तो ये सुन के ही बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या क्वेश्चन है, यानी बट सही में क्वेश्चन तो ये है कि वो मास है। तो यस, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। लेकिन इन केमिस्ट्री, मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में हम मास या वेट ये दोनों वर्ड्स यूज़ करते रहते हैं, लेकिन चाहे कोई सा भी वर्ड हम यूज़ करें, मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारा मतलब हमेशा मास से ही होता है। तो अगर मैं एटॉमिक मास वर्ड यूज़ कर रहा हूँ या एटॉमिक वेट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, दोनों हम यूज़ करते हैं, बुक्स में भी यूज़ होता है, लेकिन मतलब हमारा जो होगा वो हमेशा एम से होगा, वो मास से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग ये क्लियर है, मास और वेट हम यूज़ कर सकते हैं, बट मतलब हमेशा हमारा किससे होगा? मास से। चलिए, अब मास की अगर हमने बात की या वेट की हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरा वेट 70 किलोग्राम है, किसी और का वेट 50 किलोग्राम है, किसी का 80 किलोग्राम है, लेकिन ये तो किलोग्राम में है। और भी बहुत सारी स्केल्स हम यूज़ करते हैं वेट मेजर करने के लिए, जैसे किलोग्राम एक हो गई। अगर हम देखें तो पाउंड्स भी एक और स्केल है जहाँ पर हम वेट को मेजर कर सकते हैं। पाउंड्स, फिर से मैं वर्ड बोल रहा हूँ, तो ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, पाउंड्स हो गए, ये बहुत सारी अलग अलग स्केल है। किलोग्राम में मेरा वेट कुछ और होगा, ग्राम में मेरा वेट कुछ और होगा, पाउंड्स में मेरा वेट कुछ और होगा। तो पहले तो ये समझते हैं कि ये वेट जो हम मेजर कर रहे हैं वो कैसे मेजर हो रहा है। तो मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मेरा वेट जो है, जैसे मैं कहता हूँ मेरा वेट 70 किलोग्राम है, ये कैसे आया? तो ये जो मेरा वेट है ये सब रिलेटिव है, इसीलिए अलग अलग स्केल हम यूज़ कर रहे हैं, किलोग्राम, पाउंड, ग्राम, ये अलग अलग स्केल है। कैसे, पहले इसको समझते हैं। लेट्स से ये एक डस्टर है। अब इस डस्टर को मैं एक कुछ भी वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। लेट्स से मैंने कह दिया कि ये जो डस्टर है ये 1 किलोग्राम का डस्टर है। आप कुछ नई यूनिट सोच सकते हो, बट मैंने कह दिया ये 1 किलोग्राम है। अब अगर मुझे अपना वेट मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, तो मैं अपने वेट को इससे कंपेयर करूंगा। अगर मेरा वेट इससे 70 टाइम्स ज़्यादा है तो मेरा जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा? 70 किलोग्राम। अगर मेरा वेट इससे 50 टाइम्स ज़्यादा है तो मेरा वेट कितना हो जाएगा? 50 किलोग्राम। ये एक स्केल हुई किलोग्राम की। अब आप चाहते हो, या कोई चाहता नहीं, मैं तो किलोग्राम स्केल यूज़ नहीं करूंगा, आप किलोग्राम स्केल यूज़ करो, ठीक है, हम कोई और स्केल पे आ सकते हैं। लेट्स से मैं एक और स्केल की बात करता हूँ। मेरे हाथ में एक मोबाइल आपको दिख रहा है, अब मैं इसको रेफरेंस ले सकता हूँ। लेट्स से मैंने कह दिया कि ये जो मोबाइल है ये 1 पाउंड है, 1 पाउंड है इसका। अब अगर पाउंड्स में मेरा वेट फाइंड आउट करना है मुझे, तो मैं पाउंड्स में निकाल सकता हूँ। उसके लिए मुझे मेरे वेट को इससे क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं इससे 100 टाइम्स हेवियर हूँ तो मेरा वेट कितना हो जाएगा? 100 पाउंड। 200 टाइम्स हेवियर हूँ तो मेरा वेट कितना हो जाएगा? 200 पाउंड्स हो जाएगा। 300 टाइम्स हेवियर हूँ, मेरा वेट कितना हो जाएगा? 300 पाउंड। समझ में आई मेरी बात? तो ये पाउंड एक स्केल है, किलोग्राम दूसरी स्केल है। नाउ इवन हम इन पाउंड्स और किलोग्राम की स्केल को भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपस में इनको भी कनेक्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं। या आप और ग्राम और इनको भी कंपेयर कर सकते हो। लेट्स से मैं ये कह दूं कि जो चौक मेरे हाथ में है, आई थिंक दिख रही होगी आपको, ये 1 ग्राम है। ये चौक जो है वो 1 ग्राम है। अब अगर मेरा वेट मुझे ग्राम में मेजर करना है तो
मुझे अपने वेट को इससे अगेन कंपेयर करना होगा। अगर इस चौक के रेस्पेक्ट में मैं इससे 10,000 टाइम्स हेवियर हूं, कितना 10,000 टाइम्स हेवियर हूं, तो मेरा वेट केवल कितना हो जाएगा 10,000 ग्राम। 20,000 टाइम्स हेवियर हूं तो कितना हो जाएगा 20,000 ग्राम। 30,000 टाइम्स हेवियर हूं तो कितना हो जाएगा 30,000 ग्राम, राइट। अब चलिए, ये तो मेरे वेट की बात हुई, अलग अलग स्केल है, ठीक है, आप इस स्केल में अलग है, किसी और में अलग है, किसी और स्केल में अलग है। लेकिन अब हम ग्राम और पाउंड को भी रिलेट कर सकते हैं। उसको कैसे रिलेट करें, तो मुझे पता कि ये जो चौक है ये 1 ग्राम है, और मुझे ये भी पता कि ये जो मोबाइल है उसका वेट कितना था 1 पाउंड। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, तो मैं ये चेक करूंगा कि ये जो मोबाइल है वो इस चौक से कितने टाइम्स हेवियर है, कितने टाइम्स हेवियर है। तो देखा गया कि ये जो मोबाइल है वो इस चौक से 454 टाइम्स हेवियर है, नियरली 454 टाइम्स, यानी इस मोबाइल का जो वेट है वो कितना हो जाएगा 454 ग्राम। और हमने क्या कहा था, इस मोबाइल का वेट कितना है 1 पाउंड, यानी 1 पाउंड किसके बराबर हो जाएगा 454 ग्राम की। इस तरह से हम ग्राम और पाउंड को कनेक्ट कर सकते हैं, ग्राम और किलोग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपस में इनको कनेक्ट भी किया जा सकता है, राइट। तो ग्राम किलोग्राम इनको हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हमें ये समझना होगा कि जो भी वेट हम हमारा मेजर कर रहे हैं, ये जो हमारा वेट है वो किसी रेफरेंस में है। जिस दिन आप ये रेफरेंस बदल दोगे वो आपका वेट भी बदल जाएगा। रेफरेंस यूनिट कुछ भी हो सकती है, किलोग्राम हो सकता है, ग्राम हो सकता है, पाउंड हो सकता है। हाँ, अगर आप कोई और स्केल यूज़ कर रहे हो तो उससे किलोग्राम वाली स्केल का मास चेंज नहीं होगा। अगर मैं अपना वेट ग्राम में बता रहा हूँ तो किलोग्राम वाला चेंज नहीं होगा, पाउंड्स में बता रहा हूँ तो किलोग्राम वाला चेंज नहीं होगा। किलोग्राम वाला वेट तभी चेंज होगा जब मैं किलोग्राम वाले रेफरेंस को ही बदलता। अगर मैंने फिक्स किया हुआ कि ये 1 किलोग्राम है तो मेरा किलोग्राम में मास वही रहेगा। इस तरह से हम सबको पता है कि जो SI सिस्टम इंटरनेशनल जो है उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि ये 1 किलोग्राम है, तो आप उसके रेस्पेक्ट में कुछ भी कंपेयर करोगे तो किलोग्राम में उसका वेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने सिंपली आपको ये बताया है कि हमारा जो वेट है वो हम किस तरह से मेजर करते हैं। अलग अलग यूनिट हो सकती है, ग्राम, किलोग्राम, और अलग अलग यूनिट्स में हम मेजर कर सकते हैं, राइट। आज के लिए यहीं तक करते हैं, इसके आगे मैं आऊँगा एटॉमिक मास पर, क्योंकि टाइम कंप्लीट हो गया। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चों के कमेंट्स में कि उनको फॉर्मूला यूनिट और वो नहीं समझ में आया। बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा घर जाके वापस से आप देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। जो स्टेटमेंट मैंने कहे हैं या जो मेरा रिकॉर्डिंग है उसे आप वापस से देख सकते हैं और उसे समझने की कोशिश करिए। आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेके उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, रादर देन डेफिनेशन। आप कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए और उसमें डिफरेंस देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और कोशिश करेंगे उसको समझने के लिए, राइट। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर के अंदर एक अलग से रजिस्टर होगा बिल्कुल, और एक होमवर्क के लिए अलग से रजिस्टर होना चाहिए। आज की क्लास का जो हमारा डिस्कशन था वो बहुत ही बेसिक था, उसके लिए कोई भी अलग से मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। यस, आपको होमवर्क के लिए मटेरियल भी मिलेगा, लेकिन आज की क्लास में केवल जनरल डिस्कशन था, इंट्रोडक्शन था, तो उसमें कोई अलग से होमवर्क नहीं है। क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है वही आपको करना है। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आपको होमवर्क मिलेगा, मैं आपको शीट्स भी दूंगा और कुछ DPP मिलेगी, लेकिन वीक लिस्ट अच्छी तरह से सुनिए, वो आज नहीं मिलेगी, वो नेक्स्ट क्लास के बाद मैं आपको दूंगा, और उसमें से मैं आपको होमवर्क भी दूंगा कि क्या आपको करना है, राइट। तो ये सारा मटेरियल आपको मिलेगा, बट जैसे जैसे ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं कि आज अभी आपको सब मिल जाएगा, जिस दिन जैसी ज़रूरत होगी उस दिन आपको PDF फॉर्म में वो सारा मटेरियल भी मिलेगा। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, तो चलिए इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।